नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस यम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी के संपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ में इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि आपके पास 2 दिन 3 दिन का समय है, तो आप कैसे पूरा का पूरा हिंदी तैयार करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो विशेष तौर से आज का वीडियो सिर्फ इसलिए अपलोड किया जा रहा है कि आप 2-4 दिन में कैसे हिंदी पूरे तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में विशेष ध्यान रखा गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका हिंदी का पेपर होता है, हाई स्कूल के लिए 70 अंक का होता है। 3 घंटा 15 मिनट का कुल टाइमिंग होता है। और इसमें निर्देश जो दिए होते हैं, उस निर्देश के अनुसार आपको प्रश्न करने होते हैं। जितने प्रश्न दिए जाते हैं, निर्देश के अनुसार पढ़िए और इस प्रश्न को सॉल्व करिए। तो आते हैं हम लोग बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो 20 अंक आपको बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कराते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो शुक्ल युग के जो लेखक हैं वह प्रेमचंद्र जी हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कफन व पूस की रात कहानी के लेखक हैं, तो यह प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। यह भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंदूर की होली सिंदूर की होली के नाटककार हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, कह रहा है रूस में 25 मास यात्रावृत्ति के लेखक हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यानन। अगला प्रश्न है, कह रहा है बाजे पायजनिया के घुंघरू के लेखक हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है, कह रहा है रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? तो रीतिकाल को अलंकृत काल जो है वह मिश्र बंधुओं ने कहा, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रीति कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कवि प्रिया। अगला प्रश्न है, कह रहा है द्विवेदी युग की विशेषता वृत्ति है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1993 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया? तो तार सप्तक का संपादन जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञे ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, कह रहा बुरे समय को देखकर गरजे तू क्यों रोए रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल बाका न होए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए फिर से देखते हैं। कह रहा उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 13 कह रहा नील नील सोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, कराऊं सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर श्यान। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है, तो इसमें सोरठा यह है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, अनुत्तीर्ण। अगला प्रश्न है, कह रहा नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास हैं, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जलज पंकज। यह बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न 17 कह रहा है युष्मत तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, त्वया। अगला प्रश्न है, कह रहा आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य है, तो ऑप्शन ए सही होगा, कर्तव्यवाच्य। अगला प्रश्न है, कह रहा वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्याकरणिक परिचय है, तो यह क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रकार आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सॉल्व हुआ। इसी प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर आएंगे और आगे हम लोग देखेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि विभिन्न चैप्टरों से आपके गद्यांश आएंगे, तो इसमें आवश्यक है कि आप चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर का नाम और इसको किसने लिखा, लेखक का नाम। सभी अध्याय में जितने भी आपके चैप्टर हैं उसमें आप पूरे अध्याय का नाम और उसके लेखक का नाम लिख ले और यह पहचान सकें कि यह किस चैप्टर से आया, यह सबसे ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपका जो क्वेश्चन बैंक है उससे सभी अध्याय के प्रश्न देख करके तैयार कर लीजिए कि यह किस अध्याय से आया, इसके लेखक कौन है। और दूसरा आता है गद्यांश लिखने के लिए। पहला प्रश्न है, तो गद्यांश प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस पाठ से लिया गया है उसका नाम, अवतरित है या लिया गया है जिसके लेखक या रचयिता हैं। तो इस प्रकार आप गद्यांश एक तैयार कर लेंगे, उसी पर आधारित सभी गद्यांश को लिख सकते हैं। रेखांकित अंश का व्याख्या करना, इसका मतलब क्या होता है? रेखांकित अंश का व्याख्या करने का मतलब ये है कि जितने भी हिंदी में दिए गए हैं उसमें रेखांकित जो किए गए हैं उसको पढ़ेंगे और अपनी भाषा में उसको आंसर देंगे, उत्तर देंगे। यही होता है उसका व्याख्या करना। तो यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि कम समय में आप कैसे तैयारी करेंगे, कैसे लिखेंगे, सिर्फ उसी के बारे में चर्चा है, न कि यह आपको वीडियो पढ़ाया जा रहा है। फिर इसमें एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन का उत्तर दिए गए गद्यांशों में होता है। तो आप उसको गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका उत्तर क्या है, तो आप वहां से देखकर इसको लिख सकते हैं। इसमें
दिया गया है, कह रहा है कुसंगत का ज्वर सबसे भयानक होता है। इसके जो पैसेज आपका दिया हुआ है इसमें उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए पूछा है। गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। उसके बाद कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो आइए इस तीनों का आंसर हम लोग देखते हैं। इसमें जो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, आइए इसका संदर्भ हम लोग देखते हैं। इसका संदर्भ है यह गद्यांश कुसंग का ज्वर शीर्षक से लिया गया है, जिसमें कुसंगति के दुष्प्रभावों का वर्णन किया गया है। तो आइए दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है पहले उसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो आइए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। रेखांकित अंश का अर्थ है कि कुसंगत केवल नीति और समृद्धि का नाश नहीं करती है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। इसका मतलब यह है कि बुरी संगति व्यक्ति की नैतिकता और अच्छे गुणों को नष्ट कर देती है और उसकी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। इसमें तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कुसंगत की तुलना किससे की गई है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कुसंगत की तुलना पैरों में बंधी चक्की से की गई है, जो व्यक्ति को दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। फिर अगला प्रश्न जो आता है वह गद्यांश देता है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न देता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है, जो आपके अध्याय से होता है। तो पहले सबसे चीज समझिए इसको गद्यांश कैसे तैयार करेंगे। आपके पास यदि कम समय है तो पूरे गद्यांश का अर्थ याद करना आपके लिए कठिन है। तो आप क्या करेंगे, जो गद्यांश है आप क्वेश्चन बैंक से उसको पढ़ेंगे एक बार, तथा एक बार उसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप पहले से अगर इसका अर्थ पढ़ के रखे हैं तो जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे तो आपका व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपने एक दो बार उसको पढ़ रखा है। उसका अनुवाद पढ़ लीजिएगा। तो अनुवाद पढ़ने से यह फायदा होगा कि जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो गद्यांश दिया गया है इसका अनुवाद यही होगा। इसलिए कम समय में आप सरसरी निगाह से एक बार जो है पूरी क्वेश्चन बैंक के गद्यांश को पढ़ लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। आप फटाफट गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और इसका हम व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका समय नुकसान नहीं करना है। सिर्फ आपको एक ट्रिक बताना है कि आप कैसे कम समय में तैयार कर सकते। तो आप वीडियो रोक करके पूरा गद्यांश पढ़ लीजिएगा और हम इसका व्याख्या संदर्भ और उस पर आधारित प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो किसी भी गद्यांश का अगर संदर्भ लिखने के लिए कह रहा है तो सबका संदर्भ एक ही प्रकार से लगभग होता है लिखने का तरीका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ जिस पाठ से रहेगा उसका नाम से अवतरित है या लिया गया है, जिसके रचयिता जो है जो रहेंगे उनका नाम। जी हैं, इस प्रकार हम किसी भी गद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं। अब पुनः इसका रेखांकित अंश का व्याख्या करने के लिए देता है। तो रेखांकित अंश का व्याख्या का मतलब यही होता है कि जो प्रश्न आपका जो दिया गया गद्यांश उसको पढ़ेंगे, उसके रेखांकित अंश जो होगा उसका आपको अर्थ लिखना है, यही उसका व्याख्या है। फिर तीसरा प्रश्न जो होता है इस पर आधारित प्रश्न होता है। जब आप गद्यांश का अर्थ निकालेंगे किसी भी गद्यांश का, तो उसमें जो भी प्रश्न दिया रहता है उसका उत्तर उसी में रहता है। तो आप गद्यांश का अर्थ निकालेंगे, आपका को उत्तर पता चल जाएगा और आप आसानी से लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इस गद्यांश का उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए पहले गद्यांश की व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत कविता
हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के खंड काव्य से संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से अवतरित किया गया है। इस प्रकार आप संदर्भ को लिख सकते हैं। अब इसका ये बात था व्याख्या, रेखांकित अंश का व्याख्या, इसको भी हम लोग देखेंगे। व्याख्या: कवि फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि मुझे यह चाह नहीं है कि मुझे किसी सूर सुंदरी के गहनों में गुथा जाए। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी माला में पिरोया जाऊं तथा प्रियतमा को आकर्षित करूं। तीसरा प्रश्न का उत्तर कह रहा, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी इच्छा रखती हुई कहती है कि वे वनमाली मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रास्ते में फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर हो गए हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का अनुवाद कीजिए। तो पहले चीज समझिए, बहुत से विद्यार्थी होंगे जिनको संस्कृत का अर्थ निकालना कठिन होगा। तो आप क्वेश्चन बैंक में जाइएगा, क्वेश्चन बैंक में एक बार संस्कृत पढ़िएगा और एक बार अनुवाद पढ़ लीजिएगा, तो आपके दिमाग में एक कहानी की तरह इसका अनुवाद बन जाएगा। तो जब आपको गद्यांश पेपर में मिलेगा तो आप कहानी अगर पहले से जानते हैं, अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसका अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि शब्दार्थ आपको पहले से याद नहीं है, इसलिए संस्कृत का व्याख्या करना आपके लिए कठिन होगा। तो क्या करिएगा, आप जो है कहानी की तरह से पूरे अध्याय का कहानी की तरह पढ़ लीजिएगा, और जैसे संस्कृत आपको मिलेगा तो संस्कृत और हिंदी का शब्द जो होता है वह मिलता जुलता होता है, तो आसानी से आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो आपका समय नुकसान न करते हुए जो आपका गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा, और इसके ठीक बाद मैं इसका अनुवाद भी आपको बता रहा हूँ, और उसको भी वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम लोग प्रसंग देखते हैं। कह रहा, इस संस्कृत गद्यांश में वाराणसी की प्राचीनता और वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है। अब जो आपका गद्यांश दिया है उसके हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है, और वर्तमान में भी यह संस्कृति वाणी का धारा नियंत्रण प्रवाह करती रही है और लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। यह यहाँ पर अनेक उच्च कोटि के आचार्य तथा विद्वान के द्वारा वैदिक साहित्य के आधार पर अध्यापन में आज भी प्रयासरत है। वाराणसी में अनेक भारतीय नहीं अपितु विदेशों से भी संस्कृत भाषा के लिए पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी भी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत का अर्थ जो है आपको हमने बता दिया। थोड़ा सा इसका पार्ट और भी है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। कह रहा है यहाँ पर कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय है, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन होता है। अगला है, नीचे दिए हुए संस्कृत गद्यांश में किसी एक गद्यांश का अनुवाद कीजिए। तो पहली चीज समझ जाइए कि आपको गद्यांश अगर 1-2 दिन का समय है तो सभी गद्यांशों का अर्थ याद करना कठिन होगा। तो आप क्या करेंगे कि आपके क्वेश्चन बैंक से एक बार गद्यांश पढ़ेंगे और 2 बार उसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे।
तो आप जैसे ही पेपर हॉल में बैठेंगे आपको पेपर मिलेगा, पहले से उसके गद्यांश का अर्थ आपने रखा है, कहानी के रूप में एक तरह से आपको याद है। तो जैसे आपको गद्यांश मिलेगा आप उसका अर्थ लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, 1 से 2 दिन का। तो आप गद्यांश का अर्थ पूरा न रट करके सिर्फ उसकी कहानी पढ़ लेंगे। और आइए इस गद्यांश को पढ़ेंगे हम लोग और इसकी व्याख्या। आइए हम लोग गद्यांश, आपका यह गद्यांश है। इस वजह से हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका समय ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना है, क्योंकि आपको बस यही मोटिवेट करना है कि कैसे कम समय में आप वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आप इसको वीडियो रोक करके इसका जो है अर्थ और अनुवाद को देख सकते हैं आसानी से। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, करा अपने पठित खंड काव्य पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो पहले चीज समझ लीजिए कि यह जो खंड काव्य है वह अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य आए हुए हैं। तो आप अपने जिला के अनुसार खंड काव्य को पढ़ लीजिएगा। और मैं अपने इसी चैनल पर अग्र पूजा तथा अन्य खंड काव्यों को अपलोड किया हूँ, तो आप वीडियो जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और आप इसको बुक से न पढ़ करके चैनल की किसी भी चैनल के यूट्यूब पे जा करके इस वीडियो को पढ़ लेंगे तो आपका समय बचेगा और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार की यह कहानी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, करा दिए गए लेखकों में एक लेखक का जीवन परिचय और प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। तो आपको इसमें से किसी एक के बारे में लिखना है। तो आप क्या करिएगा, किसी भी लेखक का जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, उनके गांव का नाम, शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किया, उनका जो है लेखनी के सिवाय अन्य कार्य कौन किया, और उनकी कृतियां कौन कौन सी थी, इसको आप जाकर के 60 के रूप में छोटा सा लिख लीजिएगा। और आइए हम जो है इसमें से एक लेखक के जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप में कैसे आप तैयार करेंगे उसको हम समझा रहे हैं। और उसी प्रकार आप अन्य भी जो हैं लेखक हैं उनके जीवन परिचय को तैयार कर सकते हैं। हम लोग इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। देखिए, कोई भी लेखक होगा उनका जीवन परिचय इसी प्रकार से आप लिस्ट बना करके तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। कह रहा जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। जन्म स्थान जीरादेई सिवान बिहार में हुआ था। मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु स्थान जो है पटना में। करा समाधि स्थल महाराणा प्रताप घाट पर। पिता जो है महादेव सहाय, माता कमलेश्वरी देवी, पत्नी जो है राजवंशी देवी और पुत्र जो है मृत्युंजय प्रसाद। अब कह रहा है कि शिक्षा और शास्त्र में पीजी, लॉ में पीजी, लॉ में डॉक्टरेट। अब इनका उपनाम राजेंद्र बाबू और देश रत्न। पेशा राजनीतिज्ञ, वकील और पत्रकार भी थे। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, पार्टी कांग्रेस, पद भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1950 में। पुरस्कार 1962 में भारत रत्न का इनको पुरस्कार दिया। महत्वपूर्ण तथ्य, महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक रहे तथा भारत के पहले
मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि खाद्य विभाग दायित्व को निभाए थे। तो इस प्रकार आप जो है शार्ट में किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख सकते हैं। एक मॉडल के रूप में हमने आपको प्रस्तुत किया। करा दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दिए। तो जिस प्रकार हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बताया, उसी तरीके से आप शार्ट रूप में जो भी कवि हैं उनके जीवन परिचय के बारे में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक कवि के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा कैसे आपको शार्ट में तैयार करना है, क्योंकि जितने यह वीडियो मैंने सिर्फ यह ध्यान में रख के बनाया कि अगर आपके पास 1 से 2 दिन का समय है तो आप कैसे पढ़ेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो जन्म जो है 3 अगस्त 1886 में चीरगांव उत्तर प्रदेश ब्रिटिश भारत में। अब इनका मौत जो है दिसंबर 12 को 1964 में 78 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। पुनः आइए देखते हैं। कह रहा है मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में चीरगांव उत्तर प्रदेश ब्रिटिश भारत में। मौत इनका 12 दिसंबर 1964 में और 78 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके पेशे के बारे में हम लोग पढ़ें। इनका पेशा था कवि, राजनेता, नाटककार और अनुवादक के रूप में। राष्ट्रीयता यह भारतीय थी। शिक्षा जो है प्राथमिक चीरगांव और मिडिल जो है मैकडोनल हाई स्कूल से। और इनकी उल्लेखनीय कार्य क्या थे? कह रहा पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, विश्व वेदना आदि इनकी उल्लेखनीय कार्य हैं। अब हम लोग जानेंगे खिताब। कह रहा है हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार साकेत के लिए और मंगला प्रसाद पुरस्कार साकेत के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1937 में इनको दिया गया था। साहित्य वाचस्पति 1946 में और पद्म भूषण जो है 1954 में इनको दिया गया है। तो इस प्रकार आप जो है किसी भी कवि के जीवन परिचय को ऐसे संक्षिप्त रूप में लिख करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड काव्य का एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न में न आए हों। तो आप एक श्लोक याद कर लीजिएगा, एक के बजाय 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही याद करेंगे तो वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, तो आपको समस्या होगा। न आने की स्थिति में आप इस प्रश्न को छोड़ने से बेहतर है कि जो पेपर में आया है उस श्लोक को ही लिख सकते हैं। यदि नहीं आ रहा है तब, यदि आ रहा है तो आप जो याद किए उसको लिखिए। अगला जो है प्रश्न है, आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों व पत्रिका का अभाव है, जिसे मांगने का अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो आइए जो है पत्रिका आपके विद्यालय में नहीं है तो उसको मांगने के लिए प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पुनः एक बार समझ लीजिए, जो आपके एक श्लोक लिखने के लिए देगा, अगर श्लोक आपको याद है तो आप जो श्लोक याद किए उसको लिखिएगा, नहीं याद है तो उस स्थिति में जो आपके प्रश्न में ही दिया गया श्लोक उसको लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न छोड़ने से बेहतर है कि आप उसको लिखिए। और दूसरी जो है 28 प्रश्न के रूप में ली जो है, कर आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अभाव है, इसी मांगने का अनुरोध करते हुए विद्यालय को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रार्थना पत्र आप कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं।
पहली चीज़ तो कुछ भी आपको लिखना होगा। अगर आपको प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को लिखना है तो ऊपर सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जो आपका विद्यालय रहेगा उसका नाम। फिर आप किस विषय में उनको पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। फिर श्रीमान मान्यवर आपसे सविनय निवेदन है। फिर इसके बाद जो आपका मैटर रहेगा उसको आप लिखिएगा। क्या उनसे आप फीस कंसेशन करवाना चाहते हैं और या आधी फीस माफ़ करवाना है, पुस्तकालय की व्यवस्था करना है, खेलने के लिए जो है सामग्री की आवश्यकता है, उसको आप इसमें लिख सकते हैं। फिलहाल तो जो प्रश्न आपका दिया था उसका मैं इसमें वीडियो में बनाया हूँ, तो आप इसको वीडियो रोक करके धीरे धीरे आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो है अगर हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको समस्या होगी। तो आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके लिख लीजिए। आइए हम आगे भी आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका। इस प्रकार आप इसको नोट्स बना लीजिए। इसको फटाफट आप लोग जो है वीडियो शॉट भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए या तो नोट्स कर लीजिए। अतः जो है वह जो है एकदम किनारे से न लिख करके थोड़ा सा लाइन छोड़ करके लिखेंगे ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि आप पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिका मांगने की उचित व्यवस्था करें। फिर उसके बाद धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी से आप एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखेंगे, कक्षा डाल दीजिएगा, दिनांक डाल दीजिएगा। इस प्रकार आप जो है पत्र जो है लिख सकते हैं। और मैं अन्य वीडियो भी अपलोड करूंगा आज ही या तो कल, तो आप उस पत्र आपका किसी मॉडल में किसी रूप में आ रहा है तो आप कैसे लिख सकते हैं, एक मॉडल के रूप में आपको हम बताएंगे ताकि आप आसानी से किसी भी प्रकार का पत्र आए तो आप उसको लिख सकें। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से किन्हीं दो का उत्तर दीजिए। तो आप क्या करिएगा, आपके पास कम समय है तो जो महत्वपूर्ण 10-5 क्वेश्चन आप समझ में आएगा उसको आप प्रश्न उत्तर उसका याद कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसमें चारों प्रश्न के जो है उत्तर मैं आपको वीडियो में दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्यों स्क्रीनशॉट बार बार कह रहे हैं, क्योंकि आपका समय नुकसान न हो। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न इसका उत्तर, दूसरा प्रश्न इसका उत्तर, तीसरा प्रश्न इसका उत्तर, चौथा प्रश्न इसका उत्तर। तो आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध आपको लिखना है। तो पहली चीज, इसमें 4-5 दे रखे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि निबंध लिखने से पहले किस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉपिक बना सकते हैं, जिस पे जितना ज़्यादा अधिक टॉपिक बना सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं, उसको आप उतने अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो आप पेपर में लिखने से पहले आप पिछले पेज पे जाइएगा और वहाँ एक जो है महत्वपूर्ण बिंदु तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जितने आप महत्वपूर्ण टॉपिक बना सकते हैं वह उतना ही आसान होगा। तो सबसे पहले चीज़, प्रदूषण या विज्ञान के चमत्कार, इस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप उसको लिखने का ज़्यादा प्रयास करिए, क्योंकि इस पे आप आसानी से अधिक टॉपिक है उसको लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार का अन्य वीडियो भी आपको हर पेपर से पहले हिंट के लिए आपको अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो अभी भी और भी पेपर से पहले मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें कैसे कम समय में आप पेपर लिख सकते हैं उसके ट्रिक भी बताऊंगा और इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे उनका वीडियो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी इसमें जो है उपसर्ग प्रत्यय इस तरह से और भी चीज़ें जो छूट चुक गई हैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
और आप अच्छे से मेहनत करिए। क्यों? क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी दुनिया में नहीं है, इसलिए आप मेहनत करिए, बेहतर अंक प्राप्त करिए। पूरा का पूरा समय आप सिर्फ़ और इस समय पढ़ाई में व्यतीत करिए। धन्यवाद।